सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 21 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी जनवरी 2023 में किसने मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 जीता है। तो आंसर होगा सेंडुक रुइट ने। तो हिमालयन मोतियाबिंद परियोजना के सह संस्थापक और प्रख्यात नेपाली नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं ये डॉक्टर सेंडुक रुइट। इन्होंने अभी जनवरी 2023 में मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार 2021-22 को जीता है। आपको बता दूं, ये जो पुरस्कार है ये बहरीन देश का एक शीर्ष नागरिक पुरस्कार है। बाकी डॉक्टर सेंडुक रुइट की बात करूं तो उन्हें कई लोगों की आंखों की रोशनी बचाने के लिए प्यार से गॉड ऑफ साइट भी कहा जाता है। उन्हें पद्मश्री मिल चुका है, भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट मिल चुका है और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के साथ और भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। जैसे उन्हें 2016 में एशियन गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अभी मिल रहा है ये ISA पुरस्कार 2021-22 के लिए। सेंडुक रुइट का नाम याद रखना है। देखो, बहरीन का नाम आया है तो बहरीन से स्टैटिक आपके बनेंगे। जैसे बहरीन की कैपिटल मनामा होती है, करेंसी है बहरीन दिनार और वहां के राजा का नाम क्या है, हमद बिन ईसा अल खलीफा। बाकी आप जानते हो मलयालम लेखक हैं A सेतु माधवन। इन्हें केरल का एजू थाचन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साइक्लिस्ट हैं स्वस्ति सिंह, 2022 का एकलव्य पुरस्कार मिला और 2022 का JCB साहित्य पुरस्कार मिला था खालिद जावेद को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किस राज्य में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है। तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है। कहां पे? उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पे। और इसका मकसद क्या है ऐसा करने का? एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना। उड़ीसा के बारे में हम लोग जानेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड एड्स डे कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। और अभी इसकी थीम क्या थी? इक्वलाइज। वैसे वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी होता है, वो हम 18 मई को मनाते हैं। और आप जानते हो ये एक वर्ल्ड फर्स्ट एड डे होता है, वो सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है। वैसे एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एक प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है कि एड्स की पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एलिसा होती है एलिसा की एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बाकी बात यहाँ पे उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। और भुवनेश्वर में आपको याद आएगा देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा भुवनेश्वर में। भारत की पहली चेस एकेडमी खुली है भुवनेश्वर में। और देश का पहला फायर पार्क आपको मिलेगा भुवनेश्वर में। बाकी हमने कहा कलिंगा स्टेडियम, ये भी आपको भुवनेश्वर में मिलेगा। और यहीं पे आपको लिंग राज मंदिर भी मिलेगा। इसको किस राजवंश ने बनाया, किस डायनेस्टी ने बनवाया? तो सोम डायनेस्टी ने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि उड़ीसा की भुवनेश्वर अभी तो कैपिटल है, भुवनेश्वर से पहले इसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी? तो आंसर होगा कटक। और प्रश्न आता है अक्सर एग्जाम में कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है? तो महानदी के किनारे। और कटक में ही राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको मिलेगा। अच्छा, उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? कलिंग। और उड़ीसा के तट को क्या कहते हैं? उत्कल तट कहते हैं। उत्कल भी पूछा जाता है। ये 1 अप्रैल को मनाते हैं। और कलिंग से याद आएगा कलिंग का शिलालेख। यहां से क्या प्रश्न बनता है कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो आंसर होगा 13वें शिलालेख। वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और गवर्नर हैं गणेशी लाल। यहाँ का राजकीय पशु है सांबर हिरण और राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। यहीं पे आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क मिलेगा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिलेगा। एक याद रखना हीराकुड डैम आपको यहाँ पे मिलेगा, ये सबसे लंबा डैम है। और किस नदी पर है? महानदी पर है। यहीं पे इंद्रावती बांध भी आपको मिलेगा, वो इंद्रावती नदी पर है। और यहीं पे आपको व्हीलर द्वीप मिलेगा। वैसे इसका नाम बदल के अभी अब्दुल कलाम जी के नाम पे कर दिया गया, अब्दुल कलाम द्वीप। एक बार प्रश्न आया था एग्जाम में कि कंदमाल हल्दी, इसका GI टैग किसके पास है? उड़ीसा के पास है। एक बोमकई साड़ी भी याद रखना, इसका GI टैग भी उड़ीसा के पास है। और यहाँ की भाषा कौन? उड़िया। ये भारत की सबसे नवीनतम क्लासिकल लैंग्वेज है। और यहाँ का क्लासिकल डांस है ओडिशी नृत्य। अच्छा, एक याद रखना यहीं पे आपको कोणार्क सूर्य मंदिर मिलेगा। ये 100% हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला मंदिर भी है। इसका निर्माण किसने करवाया था? गंग वंश के शासक ने, नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था। 10 रुपए का जो आपका करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है।
और इसी को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अब यहीं से आपके मन में प्रश्न आएगा, एक व्हाइट पैगोडा भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो किस मंदिर को कहते हैं? जगन्नाथ टेम्पल को। अच्छा ये बताओ, जगन्नाथपुरी टेम्पल ये कब बना था? तो आंसर होगा 1161 में। किसने निर्माण करवाया? गंगवंश ने। और जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से आपको एक प्रश्न याद आएगा करंट अफेयर्स का, कि पंजाब ने इसे अभी अपना स्टेट फेस्टिवल बनाया है। और अभी आपको पता है उड़ीसा में ही चल रहे हैं हॉकी मेंस वर्ल्ड कप, जो कि इसका कौन सा एडिशन है? 15वां एडिशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी उड़ीसा के जागा मिशन ने यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 भी जीता है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये उड़ीसा के राउरकेला में बना है, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। यहीं पे ये वर्ल्ड कप हो रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है ये। 2-3 पॉइंट इससे भी याद रखना, जैसे कि भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा इसी को मिला था 1981 में। इसी में आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिलेगा। ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है। कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है यहाँ पे? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। और उड़ीसा से संबंधित कुछ महोत्सव हो गए, जैसे कि नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा महोत्सव मनाया जाता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव होता है, छऊ महोत्सव यहाँ पे होता है, बोईता बंदना महोत्सव होता है, धानु यात्रा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दो कि 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर कौन सा बना? और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह से इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलता रहे और इनका साथ के साथ हम रिवीजन करते रहें। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में भारत में भूमिगत खानों में स्वायत्त ड्रोन उड़ाने वाली पहली भारतीय फर्म कौन सी बन गई? तो आंसर होगा स्क्वाड्रन। तो स्क्वाड्रन ये भी जनवरी 2023 में भारत में भूमिगत खदानों में स्वायत्त मतलब हो गया ऑटोनोमस, मतलब स्वसंचालित, तो ऑटोनोमस ड्रोन उड़ाने वाली ये पहली भारतीय फर्म बन गई है। तो स्क्वाड्रन ने उदयपुर राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की भूमिगत खदानों में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो अब इससे बिना जीपीएस के भूमिगत खानों, सुरंगों और दूरस्थ स्थानों में स्वायत्त उड़ान के द्वारा भूमिगत कामकाज की मैपिंग की जा सकेगी। अच्छा, ड्रोन की बात है तो आपको याद आएगा। चलो पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, उत्तर देने की कोशिश करना, उससे पता लगेगा कि आपका करंट अफेयर्स कितना तैयार है और कैसा तैयार है। बताओ अभी किसने स्काईहॉक नाम का भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन डेवलप किया? तो आंसर होगा IG ड्रोन ने। अभी प्रधानमंत्री जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरण किया था, उसका नाम क्या है? आंसर होगा वरुण। और अभी चेन्नई में भारत के पहले ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का आयोजन हुआ, आपको बताइए। और महेंद्र सिंह धोनी किस ड्रोन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे? गरुड़ एरोस्पेस के। अच्छा, ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। और आप जानते हो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट ये किस राज्य में शुरू हुआ? तो तेलंगाना में। और स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। अच्छा, किस देश ने ड्रोन के आयात इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया था? भारत ने। और नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा इजराइल। और देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। और ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन मेले का भी आयोजन किया गया था। आप बताओ भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब ये कहां पे स्थापित की गई? तो आंसर होगा केरल में। तो ड्रोन से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गई है? तो आंसर होगा मारिया ब्रानयास मोरेरा। आपको पता है अभी हमने पढ़ा था दुनिया की सबसे उम्रदराज व्यक्ति थी कौन? 118 वर्षीय ल्यूसिल रेंडन, जिनका अभी निधन हो गया। वे फ्रांस से थी और वो एक नन थी। और उनके निधन के बाद अभी मारिया ब्रानयास मोरेरा ये दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की इंसान बन गई है। उनकी उम्र 115 साल है। वैसे वो मूल रूप से तो अमेरिकी हैं, लेकिन फिलहाल स्पेन में रह रही हैं। तो अब इनका नाम आप याद रखना। बाकी इलीन एश के बारे में हमने पढ़ा था, ये दुनिया की सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थी, जिनका अभी 110 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। वे इंग्लैंड से थी। और यूरी एवरबक ये दुनिया के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, रशिया से थे ये। इनका भी 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण शर्मा को। तो अभी प्रवीण शर्मा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का निदेशक नियुक्त किया गया है। आपको पता है
सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो उसको लागू करने के लिए ही ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की स्थापना की गई थी, जिसके अभी निदेशक बन गए हैं प्रवीण शर्मा। हमने पढ़ा था भी तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी, शांति कुमारी नाम है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे संतोष कुमार यादव। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ बने गंजी कमलावीर राव। ये नाम भी ध्यान रखना, न्यूज में थे, इंपॉर्टेंट नाम है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसको डेवलप किया जिसका नाम है भरोस? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। तो अभी आईआईटी मद्रास ने एक स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है भरोस नाम से। ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स को हाईटेक सिक्योरिटी और प्राइवेसी देगा। और अभी आईआईटी मद्रास से आपको याद आएगा, भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 ये मनाया गया आईआईटी मद्रास में। और अभी आईआईटी मद्रास ने व्हार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड भी जीता था। और आपको पता है, समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न करने वाली तकनीक भी डेवलप की थी आईआईटी मद्रास ने। और भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण भी किया आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी मद्रास ने ही पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर भी डेवलप किया था नियोबोल्ट नाम से। बाकी आईआईटी हैदराबाद से आपको याद आएगा, अभी कृषि कचरे से बनी जैव ईट बायो ब्रिक से भारत की पहली इमारत का उद्घाटन किया गया था आईआईटी हैदराबाद में। आईआईटी हैदराबाद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जॉब पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या है? स्वराजबिलिटी। और आईआईटी रुड़की, इसने किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और परम गंगा नाम से सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया था आईआईटी रुड़की में ही। आईआईटी दिल्ली, इसने दुनिया का सबसे छोटा वेयरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया था जिसका नाम है नासो 95। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को कमीशन किया गया है, उसका नाम बताइए। तो आंसर होगा आईएनएस वागीर। तो अभी भारतीय नौसेना के द्वारा कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी यानी कि सबमरीन, इसका नाम है आईएनएस वागीर, इसको कमीशन कर लिया गया है। और आपको बता दूं, इस सबमरीन को प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया। कहां पे बनाया गया? मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में। याद रखना, फ्रांस की मदद से। वैसे आपको बता दूं, एक्चुअल में प्रोजेक्ट 75 में टोटल 6 पनडुब्बियां हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं। और ये 5वीं है आईएनएस वागीर। 4 पहले से भारतीय नौसेना को मिल चुकी है। एक बार उनके नाम देख लेते हैं। पहली जो थी वो थी आईएनएस कलवरी, दूसरी आईएनएस खांडेरी, तीसरी आईएनएस करंज, चौथी आईएनएस वेला, अभी 5वीं आ गई आईएनएस वागीर। और जो छठी होगी आखिरी, वो है आईएनएस वागशीर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आंसर होगा आईएनएस अरिहंत। आपको याद होगा, अभी चेन्नई में लॉन्च किया गया था भारत का पहला एंटी सबमरीन जहाज। बता सकते हो उसका नाम क्या है? आंसर होगा आईएनएस अर्नला। और अभी करंट अफेयर्स का लेटेस्ट प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के द्वारा देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय ये कहां पे बनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल में। पहला आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। और ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूं, ये कुछ भी नहीं है, ये आपके पुराने करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं। और इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप क्विज लगाया करें ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे मैंने आपकी हेल्प करने के लिए आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट की थी, लेकिन उसको रेस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर क्या करें? एक पल तो आप चाहते हो कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं, अच्छे लगते हैं, फिर उसके लिए मैं अलग से रिवीजन क्लास बताता हूं, तो आप लोग देखते नहीं हो। मेरे को समझ में नहीं आता आप लोगों का। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसे महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नेमत मिनोचे शाफिक, ये इनका नाम है। तो अमेरिका की जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, अभी उसमें नेमत शाफिक, इन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष बनाया गया है। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी की 20वीं नंबर की अध्यक्ष हैं, लेकिन महिला अध्यक्ष में बात करेंगे तो पहली है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद आएगा, अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत महिला अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम है क्लोडाइन गे। और नागोजी ओंकाजा-इवेला आप जानते हो, ये नाइजीरिया से हैं। और क्यों नाम इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ये बनी थी। और केतनजी ब्राउन जैक्सन ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी थी। ये भी नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा स्वास्थ्य और जीवन विज्ञान पर केंद्रित चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए
कहां पर केंद्र स्थापित करेगा? कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने तेलंगाना के हैदराबाद को चौथी औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। ये सेंटर, ये जो केंद्र है, ये स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेगा। और ये जो चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र है, इसे शॉर्ट में बोला है C4IR, मतलब सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और आप कह सकते हो कि तेलंगाना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चौथी औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र है, जो कि 4 महाद्वीपों में फैला हुआ है। आपको बताएं, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी 53rd नंबर की बैठक हुई कहाँ पे? दावोस, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना होती है 1971 में। हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है और इसके संस्थापक क्लॉस स्वेब हैं। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स भी याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिपोर्ट्स दे करके कि कौन जारी करता है। तो जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एक है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, एक है ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट और एक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इन सबको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए कि ब्रांड फाइनेंस की वैश्विक आईटी ब्रांड सूची 2023 के अनुसार कौन सी भारतीय कंपनी टॉप पर है? तो आंसर होगा टीसीएस। तो इंग्लैंड की एक कंसल्टेंसी है ब्रांड फाइनेंस, जिसने अभी आईटी सर्विसेज 25 नाम से एक लिस्ट जारी की है, जिसमें टॉप भारतीय आईटी कंपनी है टीसीएस। और इस पूरी लिस्ट में टीसीएस दूसरे स्थान पर है। तो टॉप पर कौन है? टॉप पे एक्सचेंजर है, लगातार 5 साल से वो टॉप पर बनी हुई है। सेकंड पे टीसीएस हो गई और तीसरे पे है इन्फोसिस। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे, फिर होमवर्क प्रश्न देख करके और सेशन को एंड करेंगे। तो आपसे पूछा था पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। फिर आपसे पूछा गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2022 के विजेता के रूप में किसे चुना गया? हरीश दामोदरन को। किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया? न्यूजीलैंड। फिर पूछा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? चौथे नंबर पे भारत, पहले पे अमेरिका। फिर पूछा कि पर्यटन मंत्रालय ये कहाँ पे पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो आंसर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा इरशाद कामिल को। और अगला प्रश्न था कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? शुभमन गिल बन गए। किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ। फिर पूछा था कि वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ बैंकों के सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार जीता तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने। और अगला प्रश्न था हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के बल्लेबाज हैं? साउथ अफ्रीका। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? तो आंसर होगा जहां भोजन शुरू होता है, यानी कि सॉइल वेयर फूड बिगिंस। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और एक बार लास्ट में फिर से याद दिला दूं, सेशन अच्छा लगे लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप यूज करते हैं, तो प्लीज एक बार लिंक को शेयर जरूर करना। हो सके तो अपने स्टेटस पे भी आप लिंक को लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, अगर आप सपोर्ट करना चाहें तो दिल से। बाकी क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया, पीडीएफ भी मिल जाएगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।